नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों से हम आपको सीधे जोड़ने का प्रयास भी करते हैं और इसके लिए हमने एक प्रावधान कर रखा है। उन खबरों से जुड़े हुए चंद सवाल, चंद प्रश्न हम सोशल मीडिया एक्स पर आपके सामने रखते हैं, जिनका जवाब, जिनके उत्तर आपको मिलता है जनमत में। तो चलिए जनमत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उन खबरों से आपको बाखबर करा देते हैं जो सीधे आपको प्रभावित करती हैं। तो देखिए, खबरों की रेल आ गई है। स्कॉटलैंड में हिंदू फोबिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्कॉटलैंड में हिंदू फोबिया, दरअसल कहानी बिल्कुल उल्टी है। स्कॉटलैंड में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दुनिया भर में हिंदुओं को लेकर जो सोच सामने रखी जा रही है, हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, दरअसल उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, हिंदुओं का समर्थन करना होगा, हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए खुलकर आवाज उठानी होगी। स्कॉटलैंड की संसद में आवाज गूंजी है। कितना बड़ा असर इसका पड़ा है वैश्विक मंचों पर, खुलकर करेंगे इसकी बात। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ स्कॉटलैंड यानी विदेशी धरती पर हिंदू धर्म कितना महान, हिंदुओं को लेकर किस तरीके की परिस्थिति बनाने का प्रयास, हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास, उसके विरुद्ध में आवाज बुलंद करने की आवाज बुलंद हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी जो हिंदुस्तान के सांसद हैं, जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वही राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर मोदी विरोध करते करते एक बार फिर से देश विरोध कर बैठे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ईडी का गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर उतार दिया। अधिकार है, गुस्सा उतारिए, लेकिन अपनी धरती पर, विदेशी धरती पर ईडी का गुस्सा इसी पर अगर उतारा जाता है तो यह देश को बदनाम करने वाली साजिश नहीं तो और क्या है। खुलकर और विस्तार से करेंगे इस पर भी बात। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कहां की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जो हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं रहा। बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद और मालदा की कहानी खत्म नहीं हुई थी। यहां पर हिंसा की आग जिस तरीके से भड़की, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, इस पर चर्चा अभी चल ही रही थी कि उत्तरी दिनाजपुर में भी हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा है। यहां पर भी हिंदू परिवारों को भागना पड़ा है क्योंकि जिहादी तत्व उन्हें सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि इस इलाके को खाली कर दो। तो क्या बंगाल को हिंदू विहीन करने की सुनियोजित साजिश चल रही है? इस पर भी करेंगे खुलकर बात और साथ ही साथ बात राम बन के राम की भी करेंगे। वो राम जो हमारी सेना के रूप में हमारे बीच में है। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के इस इलाके में किस तरह से भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और यहां के लोगों के लिए भगवान बनकर सामने आए हैं, आज इसकी भी चर्चा विस्तार से होगी। तो खबरों की सफर में सबसे पहले हम जनमत की शुरुआत करें और उस खबर से ही बात करते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय सेना किसी ईश्वर से कम नहीं नजर आती है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बर्फबारी के बाद भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लेकिन राहत की बात तो यह है कि इस स्थिति में भी भारतीय सेना ने त्वरित और समन्वित ढंग से राहत और बहाली अभियान शुरू किया ताकि प्रभावित नागरिकों की सहायता की जा सके और नेशनल हाईवे 44 पर यातायात को बहाल किया जा सके। जमीनी हालात का आकलन करने के तुरंत बाद सेना की टीमें जिला उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक अधिकारियों सहित नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हालांकि अब तक कोई औपचारिक आपातकालीन अनुरोध तो नहीं किया गया है, लेकिन नागरिक प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जरूरत पड़ने पर सेना की मदद जरूर ली जाएगी। बनिहाल, कराचीयाल, डिगडोल, मैत्रा और चंदरकोट से क्विक रिएक्शन टीमें तुरंत रवाना की गई।
सेना के जवानों ने फंसे हुए यात्रियों को चाय, गर्म भोजन, अस्थायी आश्रय और प्राथमिक चिकित्सा मदद मुहैया कराई। सेना की 8 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। दूसरी ओर यह देखा गया कि KRCL, CPPL और DMR जैसे नागरिक निर्माण एजेंसियों ने भी JCB और भारी उपकरणों को तैनात कर राजमार्ग पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। फंसे हुए लोगों की मदद के लिए सेना की टीमों को बनिहाल, कराचीयाल, दिगदौल, मैत्रा और चंदरकोट जैसे इलाके में भेजा गया है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। माना यह जा रहा है कि सड़क बहाल करने में करीब 48 घंटे लग सकते हैं। इस कठिन घड़ी में लोगों का हौसला भी बनाना है और हौसला बनाने के लिए लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है भारतीय सेना। वो भारतीय सेना जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संकट के समय में वो देशवासियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी होती है। और यही वजह है कि रामबन में भी राम बनकर सेना के ये जवान लोगों की मदद के लिए 24/7 मुस्तैद नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय सेना उन लोगों की मदद कर रही है जो प्राकृतिक आपदा से रामबन में परेशानी में फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, वहां मदद मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां का हिंदू अब भी मदद, सहारा, सांत्वना और संवेदना के लिए तरस रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना क्या गुनाह हो गया है? सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरीके से वक्फ विरोध की आड़ में मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की, जिस तरह से हिंदुओं की हिंदू पिता पुत्र की मॉब लिंचिंग हुई, जिस तरह से 500 से ज्यादा हिंदुओं को अपना सब कुछ छोड़कर मुर्शिदाबाद से भागना पड़ा, जिस तरह से इन सैकड़ों हिंदुओं को आश्रय गृह में शरण लेनी पड़ी, जिस तरह से इन हिंदुओं को अब भी इंतजार है कि आगे उनके जीवन का होगा क्या, उनके अंदर डर भय समाया हुआ है। और ऐसे में ये सवाल इसीलिए स्वाभाविक हो जाता है कि क्या पश्चिम बंगाल अब हिंदुओं के लिए मुफीद नहीं रह गया? मुर्शिदाबाद, मालदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इस पर तो चर्चा हो ही रही थी कि आज बंगाल के नक्शे में इस कहानी से जुड़ा हुआ एक और स्थान जुड़ गया, उत्तरी दिनाजपुर का रायगंज, जहां पर जिहादियों ने एक हिंदू परिवार पर हमला किया, उनके घर में तोड़फोड़ की, उन्हें जान से मारने की हिम्मत की, लेकिन किसी तरह से यह हिंदू परिवार वहां से बचकर भाग निकला और अब अपने जीवन के लिए गुहार लगा रहा है। सवाल यह उठता है कि तुष्टीकरण की राजनीति में जिहादियों के प्रति अपनी अंधभक्ति दिखाने वाली मोहतरमा ममता बनर्जी को क्या हिंदुओं का दुख नजर नहीं आता? क्या यह जलता हुआ बंगाल एक सुनियोजित साजिश है? क्या जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर उनके स्थानों से भगाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, यह पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और इस पर तुष्टीकरण करने वाले राजनेताओं की चुप्पी, ममता बनर्जी की असंवेदनहीनता, बंगाल के हिंदुओं का पुरसाहार फिर लेगा कौन? इसी पर आधारित है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। 11 अप्रैल 2025 तारीख भले ही आम लगे, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं के लिए ये दिन एक खौफनाक काला अध्याय बन गया है। उस दिन की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ठीक 10 दिन के बाद बंगाल के नक्शे पर मुर्शिदाबाद और मालदा के बाद एक और नाम जुड़ गया है, रायगंज। उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में फिर से वही स्क्रिप्ट, वही घिनौनी सोच और फिर से हिंदू परिवार ही निशाने पर। हालात ऐसे हैं कि एक परिवार को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जंगलों में छिपना पड़ा। ये सीन किसी फिल्म का नहीं बल्कि ममता राज की सच्चाई है। সিদ্দিক মাস্টার, তারপরে হলে রশিদ, তারপরে হলে সাদ্দাম,
ওই শাহজাহানের একটা সম্বন্ধী, ওর নাম জানি না সঠিক। তাই বলতেছি ভাই, আমাদের আজকে বাড়ি ঘর ভাঙে কিচ্ছু রাখেনি। আমরা আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আজকে মাখার জমিতে পলে আছি। আমাদের কিচ্ছু রাখেনি, আমাদের মারে নাকের ফুল টুল সব কেড়ে নিছে। আমাদের ঘর দুয়ার লুটপাট করছে, আমাদের সোনা ছিল টাকা ছিল সব আমাদের লুটপাট করে নিছে। মাঝে সাঝে এসে বলে তোদের কাছে থাকতে দেবো না, তোরা বাংলাদেশ থেকে আসছিস, তোদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিব, এরকম করে। मुर्शिदाबाद में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि वो हिंदू समुदाय के अस्तित्व पर हमला था। हिंदू परिवारों को उनके अपने घरों से निकाला गया, भय का ऐसा माहौल बनाया गया कि उन्हें रातों रात पलायन करना पड़ा। और ये सब हुआ उस राज्य में जहां मां, माटी, मानुस का नारा देने वाली ममता बनर्जी की सरकार वर्षों से सत्ता में बैठी है। আমাকে বলছে যে মুসলিম বানিয়ে দেবো, ধর্ম করবো, সিঁদুর মুছে দেবো, সব পুরো বাংলাদেশ বানিয়ে দেবো, হিন্দুস্তান রাখবো না, এটা বাংলাদেশ বানিয়ে দেবে, हिंदू का एक को रखते चाहते ना। लेकिन विडंबना देखिए, इस पूरी घटना पर राज्य सरकार का रवैया क्या है। ममता बनर्जी समेत सारे टीएमसी के नेता घटना के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से बीजेपी द्वारा दंगाइयों के लिए बॉर्डर खोले जाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। उधर अपनी खामियां छिपाने के लिए टीएमसी विधायक अमीरुल इस्लाम ने कहा कि मुर्शिदाबाद में तो कोई तोड़फोड़ हुई ही नहीं, हिंदू डर के मारे भाग गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या डर भी इतना बड़ा झूठ है जिसे टीएमसी स्वीकार नहीं करती। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। ये इंसानी जिंदगी से खेला जा रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण जो हैं, अब लगता है उनको बंगाल में कोई काम नहीं रह गया है। एक ही मुद्दा है उनके लिए, किसी तरह से दीदी को, खासकर ममता जी को, जो आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो हैं ही, कद्दावर हैं, सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं ममता बनर्जी। देखिए, लाया गया नहीं, वो खुद आ गया। तो आप सुने हैं जे वो लोग 4 नंबर वार्ड का रहने वाला है, उसका घर तोड़फोड़ कुछ नहीं हुआ है। वो पैनिक होकर चला गया था उधर, और वो खुद ब खुद वापस आ रहा है अपना घर। ये बयान सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या ममता सरकार की संवेदनशीलता सिर्फ एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है। जब बहुसंख्यक समुदाय ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तब लोकतंत्र और संविधान का मतलब क्या रह जाता है। हर बार जब बंगाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, टीएमसी सरकार या तो चुप्पी साध लेती है या कोई बड़ी बात नहीं हुई कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। हम भी चाहते हैं, जनता जो मांग कर रही है, हम वही मांग पे हम भी खड़े हुए हैं। लेकिन एनआईए इंक्वायरी के लिए कुछ लोग कोर्ट में गए हैं। अब कोर्ट के ऊपर हम सब की आंखें गड़ी हुई है। अगर कलकत्ता हाईकोर्ट एनआईए इन्वेस्टिगेशन की इजाजत देती है तो सरकार फॉलो करेगी। हमारी भी सवाल वही है कि ममता बनर्जी शुरू से कह रही है कि इनको लौटाओ। ममता बनर्जी का प्रेशर है डीएम के ऊपर, एसपीए के ऊपर, दोनों डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन लौटाया गया, लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह नहीं है, घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, तो ये लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह कोई नहीं है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हाल ही में आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी का बयान भी इसी दिशा में संकेत देता है। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने हाल ही में कहा था कि हिंदू समाज को बार बार जगाना पड़ता है, लेकिन कब तक? हर बार आग घर तक आने का इंतजार क्यों? उधर हरिगढ़ में परम पूजनीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी हिंदू धर्म में जातिगत मतभेदों को खत्म करने के लिए एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान भूमि का मंत्र जारी किया, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू बटा है वहाँ वहाँ कटा है। आज बंगाल जल रहा है और ममता सरकार चुप है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भी भर दी है। अब मंगलवार को इस मामले पर
देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस होगी। लेकिन असली सवाल है कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? क्या बहुसंख्यक होना आज सबसे बड़ा अपराध बन गया है? अब जवाब सिर्फ अदालत से नहीं, समाज से भी चाहिए, वरना ये आग रुकने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सवाल यही है कि ममता बनर्जी का ये मौन जिहादियों को समर्थन है, और अगर ममता बनर्जी जिहादियों को समर्थन देती हैं, इमामों से संवाद करती हैं, जो हिंदुओं को मारते हैं उनसे प्रार्थना करती हैं कि ऐसा मत करिए, तो फिर हिंदुओं को पूछेगा कौन? ये मुख्यमंत्री का राजधर्म क्या है? वाकई ममता बनर्जी क्या भूल चुकी हैं? सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब भी ममता बनर्जी को ही ढूंढना हो। बात स्कॉटलैंड की, वो स्कॉटलैंड जहां की संसद में हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव मोशन S6M17089। ये प्रस्ताव न केवल एक ऐतिहासिक क्षण है, बल्कि ये वैश्विक समुदाय के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। एडिनबरा ईस्टर्न क्षेत्र की संसदीय सदस्य अल्बा पार्टी की नेता ऐश रीगन द्वारा प्रस्तुत ये प्रस्ताव हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव, बहिष्कार और घृणा के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। ये प्रस्ताव अपने आप में सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये उन लाखों हिंदुओं की पीड़ा को मान्यता देता है जो कई बार चुपचाप नफरत और पूर्वाग्रह का सामना करते हैं, चाहे वो स्कूलों में हो, कार्यस्थलों में हो या फिर ऑनलाइन माध्यमों पर। ऐश रीगन का ये बयान कि हम पूर्वाग्रह से पीड़ित लोगों की आवाजों को अनदेखा करते हुए उस विविधता का जश्न नहीं मना सकते, न केवल शक्तिशाली है, बल्कि स्कॉटलैंड की एक प्रगतिशील और समावेशी सोच को भी दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रस्ताव को केवल एक सांसद ने नहीं प्रस्तुत किया, इसे तो स्कॉटलैंड की of Hinduism. ये प्रस्ताव केवल एक सांसद द्वारा नहीं, बल्कि ये संसद के हर सदस्य द्वारा स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को कॉलिन बिट्टी, स्टेफनी और केविन स्टीटवर्ट जैसे प्रभावशाली सांसदों का समर्थन भी मिला। ये समर्थन ये बताता है, ये साबित करता है कि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत का विषय बन चुका है। हिंदू समुदाय दुनिया भर में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विविधता की स्वीकृति और सहिष्णुता का प्रतीक रहा है। बावजूद इसके कई देशों में उन्हें टारगेट किया जाता है, मिथकों के आधार पर दोषारोपण किया जाता है और उनकी धार्मिक पहचान का मजाक तक उड़ाया जाता है। भारत के बाहर, खासकर पश्चिमी देशों में हिंदू फोबिया एक उभरती हुई सामाजिक चुनौती है, जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। स्कॉटलैंड का यह प्रस्ताव यह स्पष्ट करता है कि अब इस चुप्पी को तोड़ने का समय आ चुका है। स्कॉटलैंड की यह पहल अकेली नहीं रहनी चाहिए। यह पहल ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस
और अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी इसी तरह के प्रस्तावों की आवश्यकता बन गया है, ताकि हिंदू समुदाय को सुरक्षित और गरिमामय जीवन का अधिकार मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और ह्यूमन राइट्स वॉच को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए और धर्म के आधार पर हो रहे किसी भी प्रकार के भेदभाव को सख्ती से नकारना चाहिए। ये प्रस्ताव एक संकेत है कि हिंदू फोबिया अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक चेतावनी है कि अगर आज हम एक समुदाय की पीड़ा को अनदेखा करते हैं तो कल वो पीड़ा हम तक भी पहुंच सकती है। ये प्रस्ताव केवल स्कॉटलैंड का नहीं, ये एक वैश्विक चेतावनी है। इसे गूंजने दो, इसे फैलाओ और हर संसद, हर सरकार से मांग करो कि हिंदू फोबिया के खिलाफ एक स्पष्ट, एक दृढ़ और एक मजबूत कदम जरूर उठाया जाए। तो हिंदू फोबिया के विरुद्ध जिस तरह से मजबूत राजनीतिक कदम स्कॉटलैंड में उठाया गया, ठीक उसी तरह की जरूरत हिंदुस्तान के अंदर भी है। सोचने की जरूरत है और आकलन करने की भी। हिंदुस्तान और हिंदुत्व की बातें होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसी विदेशी सरजमी पर जब हिंदुस्तान का कोई नेता जाकर हिंदुस्तान के लिए कुछ ऐसी बातें करता है, हिंदुस्तान की संस्थाओं को लेकर कुछ ऐसी बातें करता है जो सीधे तौर पर भारत का अपमान कही जाएगी, तो फिर बड़ा सवाल उठता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत है। यही व्यवस्था कांग्रेस को दशकों तक सत्ता में बनाए रखती है और आज उसे विपक्ष में भी उचित मंच देती है। लेकिन राहुल गांधी जब जब चुनावी हार का सामना करते हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उनका अमेरिका के बॉस्टन में दिया गया हालिया बयान इसी चलन का ताजा उदाहरण है, जहां उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। वैसे यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत की संस्थाओं पर अविश्वास जताया हो, और वो भी देश के अंदर नहीं, विदेशी मंच पर। क्या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर और संदिग्ध दिखाने का ये कोई सुनियोजित प्रयास है, या फिर ये राजनीतिक पराजय की बौखलाहट है जिसे विदेशों में भुनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जाती है? बीजेपी ने राहुल के इस बयान को देश विरोधी और निंदनीय कहा है, जबकि कांग्रेस इसे तथ्यों पर आधारित आलोचना बता रही है। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या कोई जिम्मेदार भारतीय नेता विदेशी जमीन से, ध्यान दीजिएगा, जिम्मेदार भारतीय नेता विदेशी जमीन से अपने ही देश की संस्थाओं की साख पर कीचड़ उछाल सकता है? लोकतंत्र में हार जीत सामान्य बात है, पर हर पराजय को साजिश बताना और खुद को शहीद करार देना ये परिपक्वता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति गंभीर अनादर है। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि विदेश जाकर देश को बदनाम करने से वो ना तो नेता साबित होते हैं और ना ही देश के हितैषी, बल्कि ऐसी परिस्थिति में ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी विरोध करते करते देश विरोध की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और वो भी विदेशी सरजमीन से। लेकिन देश का सच्चा राष्ट्रवादी, देशभक्त हिंदुस्तानी अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when
the polls were supposed to have closed. 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in. लोकतंत्र में विरोध को स्थान मिलता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतंत्र में विरोध को स्थान मिलता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर। 20 अप्रैल को आयोजित खालसा दिवस वैशाखी परेड ने सिख एकता के उत्सव को एक कट्टरपंथी और खालिस्तानी नफरत के मंच में तब्दील कर दिया। लगभग 5.5 लाख की भीड़ के सामने खुलेआम भारत विरोधी नारे लगते हैं। खालिस्तान के झंडे और भारतीय नेताओं के पुतले जेल की वर्दी में परेड में घुमाए गए। यह कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक संगठित राजनीतिक युद्ध भूमि थी, जहां कट्टरपंथ ने लोकतंत्र को लात मारी। इस शर्मनाक तमाशे में खालिस्तान समर्थक पोस्टरों पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेशी मंत्री एस जयशंकर को वांटेड अपराधी की तरह दिखा रहे थे। एक ट्रक को जेल का रूप देकर भारतीय नेताओं के पुतलों को कैद में दिखाया गया और साथ ही उन पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भी मढ़ा गया। ये वही निज्जर है जिसे भारत में खालिस्तानी आतंकी घोषित किया गया था और जिसकी हत्या के बाद कनाडा की धरती पर भारत को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। इतना ही नहीं, इस परेड में भारत को विभाजित करो, मोदी राजनीति को मार डालो, ऐसे घृणास्पद नारे भी लगाए गए। तिरंगे का अपमान करते हुए उसे झांकियों के पीछे जमीन पर घसीटा गया। यह न सिर्फ भारत बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सीधा अपमान है। और यह सब यही नहीं रुका, लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भी हमला किया गया। मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए, तोड़फोड़ की गई। वैंकूवर के रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा तक को भी नहीं छोड़ा गया, वहां भी भारत विरोधी नारे लिखे गए। यह दिखाता है कि कट्टरपंथी ताकतें अब सिख श्रद्धा स्थलों को भी नहीं बख्श रही हैं और उनका मकसद सिर्फ हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ना है। जिस परेड को सिख एकता का पर्व माना जाना चाहिए था, उसे खालिस्तानी अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का मंच बना दिया। मंच से खालिस्तानी आतंकी संतोख सिंह खेला द्वारा खुलेआम पंजाब को भारत से अलग करने की बात करना, तलविंदर परमार और निज्जर जैसे आतंकियों का महिमा मंडन करना, यह स्पष्ट करता है कि अब यह परेड सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार भी बन चुकी है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या कनाडा की सरकार और समाज इस खतरनाक कट्टरता से आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे? क्या ऐसे उग्रवाद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में बढ़ावा दिया जाता रहेगा? यह समय है जब भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कनाडा को स्पष्ट संदेश देना चाहिए। खालिस्तान समर्थक आतंक को संरक्षण देना भारत की संप्रभुता पर हमला है। अब और चुप्पी नहीं, अब और सहन नहीं। संप्रभुता पर ऐसा हमला हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत को ऐसे मसले पर मुखरता के साथ विरोध दर्ज कराना ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत खबर आपके लिए लेकर आए हैं। महाराष्ट्र की माला पापलकर की कहानी। माला पापलकर की कहानी सच्चे हौसले और संघर्ष की मिसाल बन गया है। करीब 25 साल पहले जलगांव रेलवे स्टेशन पर कचरे में लावारिस मिली
ये दृष्टि बाधित नवजात बच्ची। लेकिन यही बच्ची आज नागपुर कलेक्टर ऑफिस में राजस्व सहायक के पद पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। पुलिस ने बकायदा माला को रिमांड होम पहुंचाया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अमरावती के परतवाड़ा स्थित बझार आश्रम में पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर ने उन्हें न सिर्फ अपनाया बल्कि प्यार और पहचान भी दी। दृष्टि बाधा के बावजूद भी माला ने हार नहीं मानी और कहते भी हैं, जब हौसले बुलंद हो तो हार कभी भी आड़े हाथों नहीं आती। और माला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्रेल लिपि से पढ़ाई कर उन्होंने अमरावती विश्वविद्यालय से स्नातक और विदर्भ इंस्टीट्यूट से परा स्नातक किया। 2 बार असफल होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। 2 बार असफल होने के बावजूद भी उन्होंने एमपीएससी क्लर्क कम टाइपिस्ट परीक्षा पास की और मई 2024 में चयनित भी हुई। अब माला को नागपुर कलेक्ट्रेट में नियुक्ति मिल गई है। उनकी अगली मंजिल है आईएएस अधिकारी बनना। माला कहती है कि ईश्वर ने मुझे बचाया, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। माला की कहानी साबित करती है कि अगर जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान बन सकती है। माला आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर आपके पास पंख है, परवाज है और उड़ने की चाहत भी है तो उन्मुक्त आकाश तो यूं ही मिल जाता है। ईश्वर का आशीर्वाद, लोगों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद और खुद के हौसले ने माला को आज उस मकाम पर पहुंचा दिया है जो उन लोगों के लिए मिसाल बन गई है जो छोटी सी असफलता से, छोटी सी परेशानी से घबराकर अपने जीवन के मिशन को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ये माला उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो हौसले को, जज्बे को और मिसाल की कहानी को न केवल लिखना जानते हैं बल्कि इतिहास रचना भी जानते हैं। माला को सुदर्शन परिवार की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माला से ये उम्मीद है मेरे को, हमारे टोपले साहब है उन्होंने उसको जो प्राथमिक जो यहाँ का खर्चा था उन्होंने करे। मैं विनंती करूँगा उन्होंने खड़े रहना। ये साहब ने, कलेक्टर साहब ने वही बोले क्या प्रेरणा के लिए सन्मान, बडपण के लिए। आणि त्या ठिकाणी तिचं 3-6 परीक्षा नापास झाल्या तरी तिला पास केलंच आणि आज तिचा सत्कार या ठिकाणी होत आहे। ते छोटीशी बेवारस मुलगी, आता तो शब्द काढणार नाही मी, आता सन्मान झाला आणि ते मुलगी जर या ठिकाणी बस सकते आणि आज हौसले की बुलंद मिसाल। आइए आगे बढ़ते हैं और अब भारत सरकार के महत्वपूर्ण कदम की भी बात कर ली जाए। अब विदेशी स्टील के सस्ते और आक्रामक आयात के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रही है भारत सरकार। जानकारी ये कह रही है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही स्टील इंपोर्ट पर 12% का अस्थायी टैरिफ यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा कर सकता है। इसका उद्देश्य चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से आने वाले सस्ते स्टील पर अंकुश लगाना है, जिसने देश के घरेलू स्टील उद्योग को भारी संकट में डाल दिया है। हालात चिंताजनक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक है, लेकिन बावजूद इसके 2024-25 में लगातार दूसरे साल वो नेट इंपोर्टर बन गया है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले साल भारत का तैयार स्टील आयात 9.5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया था, जो 9 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इसमें से 78% आयात चीन, कोरिया और जापान से हुआ है। इस आयात की मार सबसे ज्यादा देश की छोटी और मिड साइज स्टील कंपनियों पर पड़ी है, जिन्हें उत्पादन में कटौती और कर्मचारियों की छंटनी तक करनी पड़ी है। डीजीटीआर की जांच में भी साफ हुआ है कि विदेशी स्टील की डंपिंग से घरेलू उद्योगों का अस्तित्व खतरे में है और इसी आधार पर 12% टैरिफ लगाने की सिफारिश
की गई थी। बड़ी कंपनियां जैसे JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल और मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया पहले से ही इस टैरिफ की मांग कर रही थी। उनका कहना है कि अगर यह कदम नहीं उठाया गया तो लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती थी। अब देखना यह होगा कि क्या ये 200 दिनों का सुरक्षा शुल्क स्टील उद्योग को राहत दे पाएगा या फिर यह फैसला महज एक नीतिगत प्लास्टर बनकर ही रह जाएगा। बाजार की नजरें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं। हौसले बुलंद हो, जज्बे में अगर बल हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों पर पार पाया जा सकता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों पर पार पाने के लिए संगठन भी जरूरी है, एकता भी जरूरी है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि देश का हिंदू संगठित हो। हम बार बार कहते हैं जब जब हिंदू बटा है तब तक देश भी कटा है, इसलिए संगठित हो जाइए। शक्ति और ताकत एकता में ही है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।